हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो अपने नंबर 1 प्रॉपर्टी है स्केलर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, वो आपके एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, तो अदिश राशि होने के कारण जब अपन स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, अदिश राशियों को जोड़ते हैं, तो वहां पे अलजेब्रिक सम, बीज गणितीय योग काम में लिया जाता है। तो अब अपन देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी से कैसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी बनती है। इसकी कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी? योज्यता का नियम, एडिटिविटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा? सभी चार्जेस का अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है, बीजगणितीय योग का मतलब होता है, जो चार्ज प्लस का है वो प्लस का लेना है, और जो चार्ज माइनस का है उसको माइनस का लेना है। प्लस के चार्जेस को तो ऐड करना है और माइनस के चार्जेस को सब्ट्रैक्ट करना है। प्लस के आवेशों को योग करेंगे और माइनस के आवेशों को अपन माइनस कर देंगे, तो अपन को क्या मिलेगा? कुल आवेश। जैसे मान लो अपन को दिया हुआ है, ये अपने जो बक्सा है, इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर 1 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रोकुलाम, -2 माइक्रोकुलाम और 3 माइक्रोकुलाम चार्ज है। तो यदि आपको बोला जाए कि बताओ कुल चार्ज कितना है, तो आप क्या करोगे? सर टोटल चार्ज निकालने के लिए जो चार्ज प्लस का उन्हें ऐड करेंगे। 1 माइक्रोकुलाम प्लस 10 माइक्रोकुलाम प्लस 3 माइक्रोकुलाम प्लस का है तो 3 माइक्रोकुलाम, और 2 माइक्रोकुलाम माइनस का है तो -2 माइक्रोकुलाम। पॉजिटिव चार्जेस को ऐड कर लेंगे, 11 और 14 में से दोगे तो 12 माइक्रोकुलाम। तो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हमेशा अपन क्या काम में लेते हैं? अलजेब्रिक सम, बीज गणितीय योग। ठीक है, तो आपके स्केलर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी के कारण एडिटिविटी प्रॉपर्टी समझ में आ जाती है। अब अपन आगे चलते हैं। आगे अपने हैं नंबर 2, चार्जिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन ओनली जनरेट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब अपन किसी भी वस्तु को आवेश देते हैं, चार्ज देते हैं, तो केवल ही केवल वह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न होता है, जो अपन ने ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में देखा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस, सजातीय आवेश से। सजातीय आवेश कौन से होते हैं? सजातीय यानी कि जिनकी नेचर सेम हो, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हमेशा प्लस प्लस माइनस माइनस चार्ज, लाइक चार्जेस, सजातीय चार्ज यानी सजातीय आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। इसी के अंदर जो विजातीय आवेश होते हैं, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक का मतलब अलग अलग, जैसे प्लस और माइनस, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और सेम नेचर के चार्ज जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित, रिपेल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो स्टैटिक चार्ज होता है, स्थिर आवेश, वो हमेशा केवल ही केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जो मूवेबल चार्ज होता है, गतिशील आवेश होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और आपके जो एक्सीलरेटेड चार्ज होता है, त्वरित आवेश होता है, जो आपके त्वरित आवेश होता है, वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि EM वेव उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। तो आपके ये कहलाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी। अब आपके इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी आती है, जिसके अंदर नंबर 1 थी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, जो अभी अपन ने देख ली कि सभी चार्जेस को जब ऐड करते हैं तो अपन अलजेब्रिक सम काम में लेते हैं। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है जो चार्ज प्लस का है उन्हें ऐड करेंगे और जो चार्ज माइनस का उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब अपन देखते हैं आपके फंडामेंटल प्रॉपर्टी नंबर 2, जो आपके हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तो देखते हैं आपके नंबर 8 है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी नंबर 2 है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सर इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या बोलती है? 8, और ये आपके फंडामेंटल की सेकंड प्रॉपर्टी है तो बी।
दैट इज द इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, आवेश की निश्चरता का नियम, निश्चरता का नियम। तो सर आवेश की निश्चरता का नियम क्या होता है? निश्चर, निश्चर का मतलब होता है नियत, ठीक है। इनवेरिएंस, इनवेरिएंस का मतलब अपरिवर्तित, अपरिवर्तित। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जो चार्ज होता है ना, चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, acceleration and frame of reference, ठीक है। जो आवेश होता है वो आपके वेग, त्वरण व निर्देश तंत्र पर निर्भर, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। ये आपके वेग, त्वरण और निर्देश तंत्र की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो कुल चार्ज आपको स्टैटिक विरामावस्था में मिलेगा वही कुल चार्ज आपको डायनेमिक गतिशील अवस्था में मिलेगा। यानी कि यदि आपको कहा जाए, जैसे ये चौक है, इसके ऊपर 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, और यदि आप इसको फेंकोगे तो इसको फेंकने पर, इसको वेलोसिटी देने पर इसमें कितना चार्ज होगा? 5 माइक्रोकूलम चार्ज ही रहेगा। तो आपके चार्ज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। बट लेकिन आपके जो मास होता है, मास, ठीक है, तो मास आपके वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जो आपके किसने बताया? आइंस्टीन ने, आइंस्टीन ने रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया। क्या? तो देखना, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी थ्योरी, रिलेटिविटी थ्योरी आइंस्टीन की सबसे पॉपुलर थ्योरी है रिलेटिविटी थ्योरी। वो बोलती है कि जो डायनेमिक मास होता है, डायनेमिक मास यानी कि गतिशील मास, यानी द्रव्यमान, गतिशील द्रव्यमान स्टैटिक द्रव्यमान बटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है, ठीक है। जो m होता है ना, m, ये v वेग पर निर्भर करता है, ठीक है, ये v वेग पर निर्भर करता है। तो यदि किसी कण का वेग बढ़ेगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो वेलोसिटी इंक्रीज होने का v अपॉन सी की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज। तो आपके स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू डिक्रीज। और यदि ये नीचे वाली वैल्यू डिक्रीज होगी तो डायनेमिक मास क्या होगा? इंक्रीज। तो आपके जो मास होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और जब मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है तो एक टर्म निकल के आती है जो कहलाती है आपके स्पेसिफिक चार्ज। अपने सिलेबस में है स्पेसिफिक चार्ज, जो कहलाता है विशिष्ट आवेश। और सर विशिष्ट आवेश कैसे ज्ञात करते हैं? विशिष्ट आवेश कहलाता है Q अपॉन m। जब किसी कण के आवेश में उसके द्रव्यमान का भाग दे दिया जाए तो आपको क्या मिलता है? स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। तो आपके विशिष्ट आवेश में द्रव्यमान के कारण, m के कारण, मास के कारण, द्रव्यमान के कारण यह वेग यानी कि वेलोसिटी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? वेलोसिटी पे निर्भर करता है। तो आपके बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो कण, जो पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, परंतु जो विशिष्ट आवेश होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर मास स्मॉल m द्रव्यमान पाया जाता है, और स्मॉल m मास द्रव्यमान जो होता है, डायनेमिक मास, वो वेलोसिटी पे रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसे डिपेंड करता है। तो इसी कारण ये चेंज होता है। तो आपने फंडामेंटल प्रॉपर्टी 2 पढ़ी। वन इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेश की योज्यता का नियम, और दूसरा है आपके इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। अब अपन इलेक्ट्रिक चार्ज की नेक्स्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है आपके नंबर 3, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण का नियम। या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है। आवेश के संरक्षण का नियम का पता बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लगाया। इसने कहा
कि आपके किसी भी प्रोसेस के पहले टोटल चार्ज जितना होता है उतने का उतना चार्ज तुम्हें उस प्रोसेस के बाद में मिलेगा। ठीक है, आपके कोई भी प्रोसेस, जब कोई भी प्रोसेस आप करते हो तो जितना चार्ज पहले था उतने का उतना चार्ज आपको बाद में मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से भी लिंक करके पढ़ा जाता है। आप सभी ने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा होगा। क्या? एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को अपन क्या कर सकते हैं? नहीं नष्ट कर सकते, नहीं उत्पन्न कर सकते, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में उसको परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार आवेश भी, एनर्जी की जगह आवेश कहां में लो? चार्ज इज चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आवेश को भी न उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आदान प्रदान किया जा सकता है। तो ये कहलाता है आपके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को अपन काम में कैसे ले, तो इसकी होती है एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। तो एप्लीकेशन, इसको सबसे पहले काम में ले जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, असल न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है बताइए? तो न्यूक्लियर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर आपके किसी एलिमेंट या फिर एटम का न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर जो आपके रिएक्शन होती है इसके अंदर चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है। चार्ज कंजर्व रहने का मतलब होता है आपके जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। जेड क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ जितना जेड पहले है उतने का उतना जेड बाद में। जैसे एग्जांपल के लिए अपन देखते हैं, आपको कह दिया यूरेनियम 92 to 36 में से एक आपके हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकलता है, तो बताओ एक्स कौन है? तो मैंने क्या कहा? जेड कांस्टेंट रहता है और आपके कैपिटल ए मास नंबर द्रव्यमान संख्या भी क्या रहती है? नियत रहती है। तो आपने देखा जेड कितना है? 92, तो इसमें से 2 गए तो कितने बचे? 90। 236 में से 4 गए तो 232। तो ये कौन होता है? दैट इज द थ्योरियम, क्योंकि 90 पे थ्योरियम आता है। तो इस प्रकार अपन किसी भी एक्स एलिमेंट, किसी भी अननोन एलिमेंट का पता कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको दे रखा है एक कार्बन है C612, उसके ऊपर जब एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का अपन बम्बार्ड करते हैं, प्रहार करते हैं, बोचार करते हैं, तो एक एक्स एलिमेंट बनता है। बताओ वो कौन है? तो मैंने कहा जेड और कैपिटल क्या रहेगा? कांस्टेंट। जेड कितना है? 6 और 1। किसी प्रोसेस में पहले टोटल जेड कितना? 6 और 1 7, तो बाद में भी 7 ही मिलेगा। यानी जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे उतने बाद में मिलेंगे, जितने इलेक्ट्रॉनों का चार्ज पहले उतने का उतना बाद में मिलेगा, क्योंकि चार्ज क्या रहता है? कंजर्व। अब मास नंबर देखें 12 1 13, तो आपके ये कौन है? दैट इज द नाइट्रोजन, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसका होता है? 7 नाइट्रोजन का होता है, जो नाइट्रोजन का एक आइसोटोप है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन पता कर सकते हैं। आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की आपके सेकंड एप्लीकेशन है जो कहलाती है एनिहिलेशन, युग्म विलोपन। असल एनिहिलेशन का मतलब क्या होता है? एनिहिलेशन का मतलब होता है आपके एनिहिलेट करना, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, इसको अपन हिंदी में युग्म विलोपन से भी जानते हैं। यानी 2 पार्टिकल होते हैं जो पैर में युग्मों में पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो होता है पार्टिकल और एक होता है एंटी पार्टिकल। जैसे आपके जब एक इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिट्रॉन से टकराता है, ये इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिकल कहलाता है, और ये पॉजिट्रॉन है जो इसका जस्ट एंटी पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल का मतलब जिसपे चार्ज अपोजिट और मास सेम रहता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिट्रॉन से टकराता है तो वो गामा रेज और साथ में 1.02 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी जनरेट करता है। तो कहने का मतलब ये हो गया इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रक्रिया में पहले चार्ज कितना था? सर पहले चार्ज, रिएक्शन के पहले चार्ज इलेक्ट्रॉन का माइनस ही, पॉजिट्रॉन का प्लस ही, देन इज इक्वल टू 0। और जैसे ये रिएक्शन हुई तो बाद में कितना चार्ज हो गया? सर गामा रेज, ईएम वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है, और ये एनर्जी है, और एनर्जी पे चार्ज कितना होता है? 0।
तो जितना चार्ज पहले था उतने का उतना चार्ज बाद में, दैट इज नोन एज एनिलिएशन। तो एनिलिएशन प्रोसेस में अपन क्या काम लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नंबर थर्ड एप्लीकेशन है पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन यानी युग्मों का उत्पादन, युग्मों का उत्पादन। ये आपके एनिलिएशन प्रोसेस का जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है, ये आपके युग्म विलोपन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है युग्मों का उत्पादन। कैसे, जब अपन एनर्जी को न्यूक्लियर फोर्सेस से, नाभिकीय बलों से या न्यूक्लियर फोर्स से कंसंट्रेट बाइंड करते हैं तो आपके यहां पर पेयर बनते हैं, वही एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाता है, यानी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। जब उनको न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाइंड किया जाए, एक सर्टेन कंडीशन में रखा जाए, तो वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कहलाती है पेयर प्रोडक्शन। तो वही बात, पहले चार्ज कितना, सब पहले चार्ज अपने 0, तो बाद में भी कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू प्लस ई माइनस ई इज इक्वल टू 0। तो किसी भी प्रोसेस में पहले चार्ज जितना होता है उतने का उतना बाद में मिलता है, तो यही आपके क्या कहलाती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसकी अपने एप्लीकेशन देखी। अब आपके इलेक्ट्रिक चार्ज की नेक्स्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी आपके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के क्वांटीकरण का नियम। ये सबसे पहले रॉबर्ट एंड्रे मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसका पता किया। तो इसको समझने के लिए, क्वांटीकरण के नियम को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। आप सभी को बताया गया था कि जो चार्जिंग इलेक्ट्रिफिकेशन होता है उसका मेन कोज क्या होता है, ओनली एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का ही चार्ज होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पीछे किसका चार्ज आएगा, प्लस का, तो उसी इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस का 1e चार्ज जनरेट हो जाएगा। यदि 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आपके 2e, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो Q बराबर 3, और इसी प्रकार यदि मैं बोलूं n इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो Q बराबर n। इसी प्रकार अपन बोल सकते हैं यदि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यही चार्ज किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी ये जो n है इसकी वैल्यू एक तो पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी, यानी ये एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो आपके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि आप जो चार्ज है ना, चार्ज उसको एक्सचेंज एक मिनिमम वैल्यू की फॉर्म में करते हो, वो क्या कहलाती है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और सर बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, वो होती है ई, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होती है, यानी प्लस के इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.6 इंटू 10 के माइनस 19 कूलम। तो इस मिनिमम वैल्यू, चार्ज की मिनिमम वैल्यू के रूप में अपन इसको क्या करते हैं, चार्ज को एक्सचेंज करते हैं। तो क्वांटाइजेशन लॉ क्या बोलता है, किसी भी पार्टिकल पे जो टोटल चार्ज होता है वो एक स्मॉल चार्ज की वैल्यू, ठीक है, जो होती है आपके ई का इंटीजर मल्टीपल होता है। क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल, पूर्णांक गुणनफल, ठीक है, जहां वेयर ई तो आपको दिया हुआ है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज भी कहलाती है। या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है या तो लॉस होगा या एक्सेस होगा। लॉस और एक्सेस का पता करने का तरीका है वही बात, यदि चार्ज पॉजिटिव है तो लॉस, इलेक्ट्रॉन लॉस, और यदि चार्ज नेगेटिव है तो एक्सेस। तो आप इसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आपके क्वांटाइजेशन लॉ। अब नोट, यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, वो क्या, नोट ये है, जो n है ना, n मस्ट बी इंटीजर, जो n है ना वो इंटीजर होना चाहिए, नॉट ए रैशनल नंबर, वो एक रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए।
ठीक है। कभी आपने सुना है क्या कि जैसे 3/2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। सर 3/2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन और साथ में हाफ इलेक्ट्रॉन। कभी इलेक्ट्रॉन का हाफ होता है? नहीं। तो इसी प्रकार कहने का मतलब हुआ कि कभी भी n की वैल्यू रैशनल नंबर नहीं होनी चाहिए, एक डेसिमल नंबर नहीं होनी चाहिए। जैसे पॉइंट में लीजिए जैसे 1.5 इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू 3/2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो n की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ये कभी भी रैशनल और डेसिमल नंबर नहीं होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और इसी के साथ आपके नोट नंबर 2 आता है क्वांटा ऑफ चार्ज। क्वांटा ऑफ चार्ज इट इज आल्सो नोन एज बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की मूलभूत मान कितना होता है? वो होता है प्लस का ई, जो बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्वांटा का मतलब होता है वो मिनिमम वैल्यू जिसकी फॉर्म में उसको अपन एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वो आपकी होती है ई के बराबर। और ई कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसपे अपन क्या सॉल्व करते हैं? न्यूमेरिकल। तो अपन कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिलेटेड। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, जैसे अपन लेते हैं, मान लो किसी पार्टिकल पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि किसी पार्टिकल पे चार्ज है प्लस का 1 कूलम। तो बताओ इस पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का लॉस और एक्सेस हुआ। ठीक है। तो यदि आपको ये पता करना है तो आप क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन टोटल चार्ज क्या होता है? n इंटू ई। तो n क्या होगा? q अपॉन ई। q है प्लस का 1 कूलम, तो 1 कूलम अपॉन ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सोल्व करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे, यहाँ पे 10 क्या गया? 10 कूलम से कूलम कैंसिल, ये 16 इंटू, ये जब पावर ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। आपको ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए अलजेब्रा के पावर के टॉपिक की जरूरत पड़ती है। तो जो मैंने बेसिक मैथ में पढ़ा रखा है उसको आप देखिए, आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना सिंपल हो जाएगा। तो जैसे अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये कट गया 2 से 5 और ये 8। अब ऊपर वाली संख्या क्या है? छोटी, और नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो ऊपर वाली को बड़ी बनाओ। तो बनाने का तरीका 10 की पावर 19 से 10 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? 50 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 8। फिर से 2 से कट करेंगे तो 25 और ये 4, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब लॉस या एक्सेस, लॉस और एक्सेस का पता करने का तरीका है, यदि आपके Q पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपके N इतने इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है। इसमें नोट नंबर 3 है, जब भी अपन इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? लॉस होता है या फिर एक्सेस होता है। या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मास 100% क्या होगा? चेंज होगा। तो यहां पर कितने मास का चेंज होता है? मास चेंज डेल्टा m, द्रव्यमान में परिवर्तन। यानी जितने इलेक्ट्रॉनों का अपन एक्सचेंज करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, यानी कि उतने ही इलेक्ट्रॉनों के बराबर का द्रव्यमान क्या होगा? एक्सचेंज चेंज होगा। तो डेल्टा m इक्वल टू n इंटू me। तो क्वांटाइजेशन लॉ में अपने 2 फॉर्मूले निकल के आते हैं। एक तो चार्ज क्या होता है? Q बराबर n, और मास चेंज कितना होता है? डेल्टा m इक्वल टू n इंटू me। जहां पे फिर से अपन देखें तो n क्या होगा? n आपके वो का वही क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, या फिर अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और एक्सेस, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता, इसको प्रदर्शित करता है। और me क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कितना होता है? 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। तो जब भी अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करें तो ऑल वैल्यूज आर इन MKS सिस्टम। ठीक है।
आपके जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो जो सभी भी आप मान लोगे ना मान, तो वो किस में होने चाहिए, एमकेएस सिस्टम में होने चाहिए, जिससे आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अपन एक और एग्जांपल लेते हैं जो मास चेन से रिलेट करता हूं और अपन सारे कॉन्सेप्ट इसके समझ जाएंगे। अब क्वांटाइजेशन को समझने पे एक एग्जांपल लेते हैं। ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ। एक कांच की छड़ है, उसको अपन एक सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं, तो डेल्टा एम ग्लास यानी जो ग्लास है ना उसके मास में जो लॉस कमी हुई है वो कितनी है, 9.1 नैनोग्राम। 9.1 नैनोग्राम, ठीक है। देन फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और एक्सेस। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हुई। तो इसको पता करने के लिए अपन को सबसे पहले जब भी अपन क्वेश्चन पढ़े तो पहले पता करना होता है गिवन दैट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ है मास चेंज कितना है, 9.1 नैनो, नैनो का मतलब 10 के पावर माइनस 9 और ग्राम। मैंने कहा था जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करें तो सभी वैल्यू को किस में बदलें, एमकेएस। तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए अपन क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, और जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10 के पावर माइनस 3 केजी। तो सभी वैल्यूज को एमकेएस में ले लीजिए। लेने के बाद में डेल्टा एम आपकी कितना आएगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 केजी। इतना मास क्या हो रहा है, लॉस। इतना मास लॉस हो रहा है ग्लास पे, ठीक है। तो अब अपन निकालते हैं नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और एक्सेस, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस और एक्सेस हुआ। तो सर दिया हुआ है क्या है, डेल्टा एम। तो अभी अपने क्वांटाइजेशन में फॉर्मूला देखा, Q बराबर एन ई और डेल्टा एम बराबर एन इंटू एन। तो अपन को निकालना क्या है, सर गिवन है मास, तो मास वाला फॉर्मूला एन इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम ई। डेल्टा एम कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। केजी से केजी कैंसिल आउट, ये कट गया, कितना आ गया, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। अब से इसका मास लॉस हो रहा है, मास लॉस होने पर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन भी इतने लॉस हो रहे हैं। तो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब अपन नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 कंडीशन है आपके फाइंड चार्ज ऑन ग्लास। जो ग्लास रोड है उस पर चार्ज निकालो। तो सर चार्ज कैसे निकाले, जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गए तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला Q बराबर है नहीं, तो आपके ग्लास रोड पे चार्ज होगा n इंटू ई। एन कितना है, 10 की पावर 19। ई कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये प्लस पावर में जब माइनस पावर कर रही तो कितना की प्लस का 1.6 कूलम। सर प्लस क्यों, क्योंकि जब मास लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो आपने किसका चार्ज आता है, प्लस का। तो अपने चार्ज हो गया प्लस 1.6 कूलम। अब अपन देखते हैं नंबर 3 है आपके क्या, फाइंड चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ। जब अपन ग्लास रोड को और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉनों की ग्लास रोड पे लॉस हुआ है, कमी हुई है, उतने इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पे क्या होंगे, एक्सेस होंगे। तो यदि इस पे प्लस का चार्ज आया तो सिल्क क्लॉथ पे किसका आएगा, माइनस का। तो आपके सिल्क क्लॉथ पे इतने का इतना चार्ज ही आएगा, परंतु वो किसका होगा, माइनस का। तो कितना होगा, माइनस का 1.6 कूलम, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्वांटाइजेशन पे। कैन ए बॉडी हैव चार्ज ऑफ 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यानी किसी पिंड पर, किसी पार्टिकल पे ये चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सर ये क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करें, इसको सोल्व कैसे करें। तो इसको सोल्व करने का तरीका है कि मैंने कहा था एन क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। यदि ये रैशनल नंबर आ जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी अपन क्वेश्चन पढ़े तो अपन क्या लिखते हैं, गिवन दैट, अपन को दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है चार्ज Q कितना है, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब अपन फाइंड आउट करेंगे n की वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन Q अपॉन E, n इक्वल टू Q अपॉन E। अब n Q कितना है, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन E 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट रिमूव, n कितना हो गया 24 अपॉन 16। सॉल्व करेंगे आपके कितना आएगा, आपके आएगा 4 यानी कि 3/2। तो n
equal to 3/2. It is rational number, so it is not possible. ठीक है, ये आपके नहीं हो सकता क्योंकि n क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, आवेश के क्वांटिकल नियम में नोट नंबर 5 है, अपने नेचर के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल पाए जाते हैं जिन्हें अपने क्वार्क बोलते हैं। ठीक है, क्वार्क, इनके ऊपर चार्ज प्लस माइनस e/3 प्लस माइनस 2e/3 होता है, यानी e का रैशनल मल्टीपल 1/3 या फिर 2/3। ठीक है, बट दीज चार्ज, जो अपने चार्ज होते हैं, ये पार्टिकल, क्वार्क पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर फ्रीली। ठीक है, ये कभी भी नेचर के अंदर मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। तो इन्हीं कारण अपने अभी भी क्वांटीकरण के नियम में Q बराबर n ही अपन काम में लेते हैं। अगर फ्यूचर के अंदर किसी भी प्रैक्टिकल से ये क्वार्क कण नेचर में फ्रीली पाए गए तो आपके क्वांटीकरण का नियम Q बराबर n इंटू e/3 हो जाएगा। ठीक है, परंतु अभी भी क्वांटीकरण का नियम Q बराबर n ही होता है, यानी कि चार्ज का एक्सचेंज हमेशा E के मल्टीपल में ही होता है। अब आपके इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। नोट नंबर 1 है रिपल्शन, यानी चार्जेस के बीच में जो रिपल्शन होता है ना, इज द करेक्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन और चार्जिंग, यानी कि किन्हीं दो पार्टिकल पे चार्ज है या नहीं है। ठीक है, इसका सबसे सही परीक्षण आपके रिपल्शन होता है। अक्सर कैसे, जैसे आपको कह दिया जाए कि दो पार्टिकल है A और B, उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपल्शन। ठीक है, तो रिपल्शन का मतलब है 100% A पे प्लस B पर प्लस या फिर A पर माइनस B पर माइनस, यानी कि आपके 100% चार्ज प्रेजेंट, यानी आपके चार्ज क्या होगा, पार्टिकल्स पे 100% होगा। ठीक है, अगर अब बात आती है कि सर अट्रैक्शन करेक्ट टेस्ट क्यों नहीं है। ठीक है, अट्रैक्शन करेक्ट टेस्ट क्यों नहीं है? अट्रैक्शन इज नॉट करेक्ट टेस्ट। तो सर अट्रैक्शन क्यों नहीं है? अट्रैक्शन इसलिए नहीं है कि अट्रैक्शन एक चार्ज और एक अनचार्ज पार्टिकल के बीच में भी अट्रैक्शन होता है। ठीक है, कैसे समझते हैं? एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने कहा एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स है, तो 100% अपन बोल सकते हैं कि इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, या फिर इस पे प्लस है, इस पे माइनस है। परंतु एक और कंडीशन है, क्या कि A पर मान लो आपके, जैसे ये रोड है, ये रोड है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी इस पे से तो 100% चार्ज है, और इसके पास में ये पेपर ऑफ बिट पड़ा है। अब पेपर ऑफ बिट क्या है? अनचार्ज पार्टिकल है। क्या है? अनचार्ज पार्टिकल। और अनचार्ज पार्टिकल होने के कारण, इस प्लस रोड के कारण इसमें क्या होता है? चार्ज का पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर इधर क्या आ जाता है? माइनस, और दूसरी तरफ क्या आ जाता है? प्लस। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ठीक है, अब प्लस और माइनस के बीच में डिस्टेंस R, और यहाँ पे प्लस प्लस के बीच में डिस्टेंस R2, यानी प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन भी लगेगा और प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन भी लगेगा। बट दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², यानी जिसकी डिस्टेंस कम होगी वहां पर आपके फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है रिपल्शन से। तो यहाँ पर ये पेपर बिट क्या होंगे? इससे अट्रैक्ट होंगे। तो एक पार्टिकल तो चार्ज है और दूसरा पार्टिकल अनचार्ज है, तो एक चार्ज पार्टिकल और एक अनचार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो जरूरी नहीं है कि आपके दूसरे पार्टिकल में चार्ज हो, चार्ज होगा या नहीं होगा तब भी वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो रिपल्शन इज द करेक्ट टेस्ट ऑफ चार्जिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, अब आपके नोट नंबर 2 आता है। नोट नंबर 2 ये बोलता है जो आपके एक्सरेज होती है, और सर ये एक्सरे क्या होती है? ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग EM वेव है जिसकी वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है।
ठीक है। तो यदि किसी कंडक्टर के ऊपर, ये मान लो कंडक्टर है जिसके ऊपर यदि अपन एक्स रे इंसिडेंट करें, क्या इंसिडेंट करते हैं, एक्स रे, तो इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाते हैं, एमिट यानी उत्सर्जित होने लग जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो इस कंडक्टर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, कंडक्टर पे है पॉजिटिव चार्ज। आफ्टर सम टाइम कंडक्टर बिकम पॉजिटिव। तो जब एक्स रेज किसी कंडक्टर पे इंसिडेंट की जाती है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होने के कारण उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है प्रॉपर्टीज के बाद।